चलो चेक करो ये आपके डीपीपीज़ के आंसर। पहले 10 आंसर्स को ख़ास तौर से देखो पहले। बताइए फर्स्ट 10 में कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? सेकेंड 9 8 जिसने सॉल्व किया वही करें, नहीं तो टाइम जितना तुम बढ़ाओगे मैं उतनी देर बिठाऊंगा तुमको यहाँ पे। टाइम पास करोगे तो टाइम पास के लिए ज़बरदस्ती मस्करी के लिए मत करना, नहीं तो लंबा बिठाऊंगा। और किसी को कुछ ऐड करना है? 11 to 20 अभी किसी ने कुछ बोला? 11 to 20 कौन सा? 18 20 17 पैड के साथ देना, जंदे भाई सीधे। हाँ चलो starting from the second, a vertical column 50 centimeter long at 50 degrees Celsius balances another column same liquid 60 centimeter long at 100 degrees Celsius. The coefficient of absolute expansion of liquid is। अच्छा देखो, coefficient of absolute expansion of liquid, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपांशन होता है? वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। याद होगा मैंने आपसे कहा था कि लिक्विड में कभी भी लीनियर एक्सपांशन नहीं होता, तो होगा तो कौन सा होगा? सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन। मतलब इसने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन पूछा है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन पूछा है तो आपके दिमाग में बात आई होगी वॉल्यूम देना चाहिए था इसमें, है ना? जब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन दिया पूछा है तो वॉल्यूम देना चाहिए था, मगर वॉल्यूम तो कुछ दिख नहीं रही। यहाँ 50 सेंटीमीटर तो लेंथ होता है, तो मैं बोलूँगा अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन और किसके फॉर्मूले में आता है? डेंसिटी के फॉर्मूले में, है ना? आपके पास सॉल्यूशन है, देखो सेकंड का एक फॉर्मूला है ना, आर एक रो इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस गैमा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है ना अप्रोक्सीमेशन वाला, सॉरी 1 माइनस, अप्रोक्सीमेशन में माइनस है, एक्यूरेशन में 1 अपॉन रो 0 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। तो भैया अब ऐसा है कि चलो ठीक है मान लिया, मगर यहाँ पर वो तो डेंसिटी होती है, तो भैया याद होगा डेंसिटी को सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। मर्क्यूरी बैरोमीटर याद आया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना? मैंने बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मर्क्यूरी बैरोमीटर याद आया? कुछ ऐसा था, है ना? मर्क्यूरी से भरते थे अपन, और ये मर्क्यूरी के कॉलम में लिक्विड भरा जाता था। मैं बोलता था ये कितने सेंटीमीटर तक भरा? x, तो मैं बोलूँगा ये प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कहते थे x सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना? ये प्रेशर लिखने का एक और तरीका था। तो असल में यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ वर्टिकल कॉलम जो 50 सेंटीमीटर ना, तो प्रेशर आ जाएगा। तो फिर चल ठीक है, प्रेशर 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 बैलेंसेस अनदर कॉलम। पहले टेम्परेचर क्या था? पहला वर्टिकल कॉलम का लेंथ है 50 सेंटीमीटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब टेम्परेचर कितना होगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस, बाद में सेम लिक्विड लेंथ आ रहा है 60 सेंटीमीटर, जब आपका कितना हो रहा है एट 100 डिग्री, तो कोएफिशिएंट ऑफ 60 सेंटीमीटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज गैमा, आपसे पूछा गया है।
और अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लगाऊं, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और अगर प्रेशर वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गैमा डेल्टा T, देखो P इक्वल्स टू ये 1/P इज इक्वल्स टू 1/P0 1 प्लस गैमा इंटू डेल्टा T। ओके 2 मिनट रुक जाए, मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P इक्वल्स टू P0 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा T। अगर मैं ये दो वैल्यूज़ ले लूँ प्रेशर के, पहला प्रेशर कितनी पे आया था, 60 सेंटीमीटर, पहला 60 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 1 प्लस गैमा, राइजिंग टेम्परेचर कितना है 50, 0 0 कैंसल, 1 प्लस 50 इंटू गैमा इज इक्वल्स टू 5/6, इसको इधर ला लो, 50 इंटू गैमा इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1, तो 50 इंटू गैमा, ये तो माइनस में आ जा रहा है, नहीं 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 नहीं, आंसर माइनस में आ रहा है, -1/6, माइनस में तो नहीं आता है ये, जब चल आ भी जाएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, गैमा इज इक्वल्स टू -1/6 मल्टीप्लाई बाय 50, 300 हो जाएगा, 0 पॉइंट, सब गलत हो रहा है, ऑफ सेम लिक्विड है 60 सेंटीमीटर। और अगर मैं हमारे पास एक फॉर्मूला है LT इज इक्वल्स टू L, टेम्परेचर निकालने का, टेम्परेचर लेंथ ऑफ लिक्विड T माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ में नहीं आएगा इसके अंदर, नहीं, चलो इसको लास्ट में देखते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, इसको आखिर में देखेंगे अपन, जब तक थर्ड वाले पे जाते हैं। The apparent expansion of liquid when heated in a copper vessel is C, and when heated in a silver vessel is S. If capital A is the linear expansion coefficient of expansion of copper, and the linear coefficient of expansion of silver is, ठीक है, देखो तीसरा वाला देखो, अपरेंट एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, V0 गैमा ऑफ लिक्विड -3 टाइम्स ऑफ अल्फा या फिर गैमा ऑफ वेसल इंटू डेल्टा T, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। पहले क्या किया आपने, द अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड हीटेड इन अ कॉपर वेसल इज C, तो पहली कंडीशन, जब आपने उसे कॉपर वेसल में हीट किया, व्हेन हीटेड इन अ कॉपर वेसल, तो जब उसे कॉपर वेसल में हीट कर रहे हैं, आपका अपरेंट एक्सपांशन कितना दिया हुआ है, अपरेंट एक्सपांशन ऑफ द वेसल इज कैपिटल C व्हेन हीटेड, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर C इज इक्वल्स टू V0 और गैमा L -3 टाइम्स ऑफ S, 3 टाइम्स ऑफ A, सॉरी नॉट S, A इंटू डेल्टा T। अब बोले ये कैसे आया, ये इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है अल्फ़ा ऑफ वेसल जो है वो A करके दिया हुआ है। देखो हम लोग जानते हैं अपरेंट एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, V0 गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ वेसल राइजिंग टेम्परेचर। गैमा ऑफ वेसल को क्या लिख सकते हैं आप, 3 टाइम्स अल्फ़ा ऑफ वेसल लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा ऑफ वेसल जो है वो तो असल में क्या दिया हुआ है, कैपिटल A दिया हुआ है,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देखो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपरेंट एक्सपांशन को C बोलना है, आज बोल दिया हमने। V0 तो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, गैमा ऑफ लिक्विड जैसे कि वैसी, और फिर इसी तरह से यहाँ पर ये गैमा ऑफ वेसल की जगह 3 यानी कि 3A इंटू डेल्टा टी, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब मैं बोलूँगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, व्हेन हीटेड इन अ सिल्वर वेसल, जब आप उसे चांदी के बर्तन में गर्म करते हैं, सिल्वर वेसल में, पहले कॉपर के वेसल गर्म किए थे, अब सिल्वर के वेसल में, तो अपरेंट चेंज इन एक्सपांशन क्या आ रहा है, वो आ रहा है कैपिटल S। अच्छा ठीक है, मान लिया S आ रहा है, तो फॉर्मूला अब कैसा लिखा जाएगा, S इज इक्वल्स टू V0, ओके, इफ A इज द लीनियर एक्सपांशन ऑफ कॉपर, ठीक है, गैमा L माइनस 3 टाइम्स, अब आपको सिल्वर का निकालना है। चलो मान लो मैं यहाँ पर बोलूँगा सिल्वर का अल्फ़ा क्या आएगा, पता नहीं, अल्फ़ा V करके या जस्ट अल्फ़ा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये सिल्वर का जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये पहले दो फॉर्मूले जो मैं बनाया, पहले ये समझो आप। पहले क्या हुआ था कि आपने जो सर्टेन लिक्विड है वो किस वेसल में रखा हुआ था, पहले कॉपर के वेसल में, और जब कॉपर के वेसल में रखा गया था तो उसका अपरेंट एक्सपांशन कितना देखा गया था, कैपिटल C, ठीक है। फिर उसके बाद उसने साथ ही साथ ये भी बोला कि कॉपर के वेसल का अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, कैपिटल A आ रहा है। हम लोग जानते हैं अपरेंट चेंज का फॉर्मूला है ओरिजिनल वॉल्यूम गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ वेसल इंटू डेल्टा टी। चलो भाई मान लिए, फिर आगे क्या, फिर मैं बोलूँगा देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला वैल्यू डालेंगे, तो देखो अपरेंट चेंज मैंने यहाँ पर V डाला, C डाला, और इसी तरह से ओरिजिनल वॉल्यूम जैसे कि वैसी, गैमा L जैसी कि वैसी, और अल्फ़ा की जगह A आया। और वैसे ही सिल्वर वेसल के लिए क्या लिखूँगा, क्योंकि उसने सिल्वर वेसल के लिए अपरेंट चेंज कितने का दिया हुआ है, S, ओरिजिनल वॉल्यूम सेम है, या फिर चलो नहीं भी सेम हो देखेंगे बाद में। गैमा ऑफ लिक्विड हमको गैमा ऑफ लिक्विड हमें मालूम नहीं, हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और अल्फ़ा ऑफ सिल्वर ये हमें कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा ऑफ सिल्वर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो तरीका आता है, आप इसको डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लो, ये एक तरीका है। चलो मैं डिवाइड करके देखता हूँ आंसर आता है क्या। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो C अपॉन S गैमा L माइनस 3A अपॉन गैमा L प्लस 3 अल्फा S। गैमा ऑफ लिक्विड नहीं दिया क्या, द अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ, एक छोटी सी चीज़ मैंने पढ़ा नहीं और गड़बड़ कर दिया, अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दिया हुआ है वो, और मैं पूरा डायरेक्ट अपरेंट एक्सपांशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, गैमा L माइनस गैमा ऑफ वेसल, या फिर गैमा L माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ वेसल, है ना। अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन का फॉर्मूला ये है। पहला वाला सिचुएशन क्या है, कॉपर वेसल का, कॉपर वेसल, ये पहली सिचुएशन है कि भैया आपने पहले कौन सा वेसल इस्तेमाल किया है, कॉपर का वेसल इस्तेमाल किया। उस वक्त कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन का वैल्यू क्या आ रहा था, C आ रहा था ना, ठीक है। फिर गैमा ऑफ लिक्विड, गैमा L ही रहने दो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ वेसल, जो कि शायद से कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, सही है ना। फिर उसके बाद नंबर 2 आपने कौन सा वेसल इस्तेमाल किए, सिल्वर का वेसल इस्तेमाल किए, हाँ जी भाई सिल्वर वेसल इस्तेमाल हुआ। सिल्वर वेसल का अपरेंट एक्सपांशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन S, गैमा L माइनस 3 अल्फा ऑफ सिल्वर, इक्वेशन नंबर 2। देखो अब यहाँ पर आप दिमाग से इस्तेमाल करो, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो गैमा एल कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड करने पे ये कैंसिल होगा क्या है, नहीं होगा। अब इस मगर ऑप्शन में गैमा एल है क्या, नहीं है,
तो बोले गैमा एल कहीं ना कहीं कटा है, कैसे कट सकता है? गैमा एल का साइन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, यहाँ क्या है? पॉजिटिव। डिवाइड करने पे गैमा एल कैंसिल होगा क्या? नहीं। फिर कैंसिल कैसे हो सकता? सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मैं 1 और 2 को माइनस करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करूँगा, तो C माइनस एस, तो ये हो जाएगा गैमा एल माइनस थ्राइस ऑफ ए माइनस गैमा एल प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस, C माइनस एस, गैमा एल माइनस थ्राइस ऑफ ए माइनस गैमा एल माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस। देखो गैमा एल कैसे अपने आप कैंसिल हो गया है ना। अब क्या करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस को ला लो इधर, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस आ गया इधर, इन दोनों को ला लो इधर, तो एस माइनस सी माइनस 3a, तो अल्फा एस इज इक्वल्स टू एस माइनस सी माइनस 3a अपॉन 3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? एस माइनस सी माइनस 3a अपॉन ए, हाँ कहाँ पे? +3 की जगह, हाँ तो -3 अल्फा एस है ना। अच्छा हाँ ये माइनस था, तो ये हो गया प्लस, तो फिर ये प्लस होगा तो ये 3a उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस एस प्लस 3a, तो अल्फा एस की वैल्यू ऐसी आ जाएगी फिर C माइनस एस प्लस 3a अपॉन 3। है क्या भैया आंसर ऐसा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, चेक करो, C माइनस, हाँ बराबर है, C प्लस 3a माइनस एस है। अरे बाप, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। अमजद पानी, फटाफट लिखो। फोर्थ वाला, a uniform rod is used as a bar pendulum if the room temperature rises by 10 degrees Celsius and the coefficient of linear expansion is of the metal is 2 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, the period of pendulum will have the percentage increase of। अगर आपको याद होगा डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या है? फॉर्मूला हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी अपॉन टी क्या है? हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, और इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। देखो मैं बोलूँगा परसेंट डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू कितनी आ रही है देखो, हाफ ऑफ अल्फा कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ओके। और डेल्टा थीटा कितना दिया हुआ है आपको? पहले टेम्परेचर कितना था? राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 कैंसिल हुआ, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, यानी कि 0.001% होना चाहिए, या 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3%, है ना। ये ऐसा है फोर्थ वाला। चलिए 8th वाला, on heating a liquid of coefficient of cubical expansion gamma in a container having coefficient of linear expansion gamma by 3, the level of the liquid in the container will, on heating liquid of coefficient of cubical expansion gamma in a container having coefficient of expansion gamma upon 3। अच्छा ओके। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो लिक्विड का
लिक्विड का गैमा कितना है, तो लिक्विड का गैमा गैमा ही करके दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ लिक्विड क्या दिया हुआ है, गैमा। और यहाँ पर मुझे अल्फा ऑफ वेसल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, गैमा अपॉन 3। अल्फा ऑफ वेसल गैमा अपॉन 3, तो मैं बोलूँगा गैमा ऑफ वेसल क्या होगा फिर, क्या ये 3 टाइम्स अल्फा ऑफ वेसल नहीं हो जाएगा, 3 टाइम्स अल्फा ऑफ वेसल हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय गैमा अपॉन 3 हो जाएगा, यानी गैमा। अब इससे साबित क्या हो रहा, गैमा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गैमा ऑफ वेसल। इसका मतलब ये हो जाएगा चेंज इन एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज सेम एज एक्सपांशन ऑफ वेसल, यानी जैसा जितना आपका वेसल का साइज बढ़ेगा उतने लिक्विड का साइज बढ़ेगा। तो अगर जितना वेसल साइज बढ़ रहा उतना ही लिक्विड का साइज बढ़ रहा, तो लेवल आपको लगातार हमेशा कैसे मिलेगा, सेम। इसीलिए आपका आंसर रहेगा विल ऑलमोस्ट स्टेशनरी, थर्ड ऑप्शन। 9th, a pendulum clock keeps correct time at 0 degrees Celsius. Its coefficient of linear expansion is alpha per degree Celsius. Then the loss in the time per day by the clock if the temperature rises by T degree Celsius is. मैं खुद को गोली मार लूंगा। अरे नालायको, गन तुम लोग को पड़ी जल्दी है ना मेरे मरने की। अबे गधो, आपको याद होगा मैंने जब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मल एक्सपांशन पढ़ाया था, उसमें लॉस एंड गेन ऑफ टाइम पीरियड बताया था। तो लॉस इन टाइम पीरियड या लॉस इन टाइम पर डे का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू पूरे दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो, जो कि कितना होता है, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा 86400। बाद में इसको 2 से डिवाइड किए थे तो 43200 हुआ था, वही तो है पूरा। इसमें तो कैलकुलेट भी नहीं करना, इतना ही है बस। पढ़ो रे भाई, जो पढ़ो, जो चल रहा है ना थ्योरी पढ़ लिया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट 17th, the volume of a gas at 20 degrees Celsius is 100 centimeter cube at normal pressure, ठीक है। if it is heated to 100 degrees Celsius its volume becomes 125 centimeter cube at the same pressure, then the volume coefficient, अरे सिर्फ गैमा पूछा है, वो प्रेशर जबरदस्ती का डाला उसने वर्ड, गैमा की वैल्यू पूछ लिया उसने, गैमा की अल्फा है, वॉल्यूम एक्सपांशन गैमा पूछ लिया उसने। हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन से नंबर का, 17, V इक्वल्स टू V01 प्लस गैमा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। वॉल्यूम पहला देखो, सबसे पहले 17, पहले आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 125, 100, 1 प्लस गैमा। राइजिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, 80। पहले टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से बढ़कर कहाँ तक, वो 100, तो राइजिंग टेम्परेचर 80। अब कर लो आगे कैलकुलेट, आ जाता आपका गैमा, आगे का आप कर लो, गैमा मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट 18th, the coefficient of superficial expansion of a solid is 2 × 10⁻⁻⁵। इसीलिए बोलते ध्यान देना जब क्लास में कुछ चल रहा तो, सुपरफिशियल एक्सपांशन किसको बोलते हैं, एरिया एक्सपांशन को। तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन यानी एरिया एक्सपांशन यानी कि बीटा 2 × 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। आपसे अल्फा पूछा गया है,
आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए याद होगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका आधा 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। सिंपल। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर cc and at 100 degree Celsius is 9.7 gram per cc. The coefficient of linear expansion of substance is, पहले तो एक्यूरेट मेथड से करके देखो, रो इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। पहले इससे करके देखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 9.7, तो 9.7 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस गैमा इंटू राइजिंग टेम्परेचर कितने का हुआ, 100 का, तो अब देखो 1 प्लस 100 गैमा 10 अपॉन 9.7, और फिर उसके बाद 100 गैमा 10 अपॉन 9.7 माइनस 1, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गैमा इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9.7 कितना होगा, 0.3 अपॉन 9.7। गैमा को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 अल्फ़ा, यहाँ लेता हूँ मैं इसको, तो 100 3 अल्फ़ा 0.3 अपॉन 9.7, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.1, 3 1 सा 3, 0.1 अपॉन 970। अच्छा, 970 को अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में 1000 ले लूँ तो 10⁻³ हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। है क्या आंसर? हाँ वही है। अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो देखो यहाँ पर ये समझ में आया 970, अप्रोक्सीमेशन में 1000 ले लो तो 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। Next, coefficient of real expansion of mercury is 0.18. If the density of mercury at 0 degree Celsius is 13.6, the density at 473 Kelvin is, चलो ठीक है, तो गैमा ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया गया है 0.18 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, और आप कहेंगे एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर आपका डेंसिटी कितना था, 13.6 ग्राम पर cc। तो जब टेम्परेचर 473 केल्विन होगा तब डेंसिटी कितना होगा। बात समझेंगे भैया, क्या खेला उसने आपके साथ, 473 माइनस 0 के होंगे अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर को, तो गलत हो गया होगा आपका। मर्क्यूरी का गैमा दे दिया उसने बोला शुरुआती टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। उस वक्त डेंसिटी कितनी थी, 13.6 ग्राम पर cc। बात समझे क्या? मर्क्यूरी का गैमा टेम्परेचर शुरू में कितना, केल्विन में कितना, कन्वर्ट क्यों करें, क्योंकि ये वाली वैल्यू केल्विन में है, ठीक है। फिर आगे ρ1 की वैल्यू 13.6 ग्राम पर cc यानी डेंसिटी इस टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर T2 हो रहा होगा तब डेंसिटी क्या होगी। अब अगेन वंस अगेन आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
रो डैश इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। बट मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। तो क्यों ना अपन अप्रॉक्सीमेट वाला ट्राई करके देखते हैं पहले, उससे आसान है। तो रो इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस गैमा नॉट प्लस माइनस गैमा डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, रो निकालना है मुझे। रो 0 यानी कि रो 1 कितना दिया हुआ है 13.6, 1 माइनस गैमा कितना दिया है 0.18, डेल्टा टी कितना है 200। बोले 200 कैसे आया? अरे 473 में से 273 को माइनस कर तो 200 आएगा ना। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके बता आंसर क्या आ रहा, चेक कर आ रहा क्या आंसर आता ना। मल्टीप्लिकेशन सबको नहीं आता क्या? तो ये देखो, ये वो रहा 1 माइनस 36 35 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 13.6। चेक करो, माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 13.6 नहीं आएगा आंसर। उससे नहीं आएगा क्योंकि जो आंसर है वो छोटा है। चलो एक्यूरेट से ट्राई करते फिर। रो 2 इक्वल्स टू रो 1 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा टी, ये एक्यूरेट वाले फॉर्मूले से करते हैं। रो 1 कितना दिया हुआ है 13.6, 1 प्लस गैमा 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 0.18 मल्टीप्लाई बाय और का डेल्टा टी कितना दिया है राइजिंग टेम्परेचर 100 दिया हुआ है ना, नहीं 200 सॉरी। तो 36 37 13.6 37 ये पण येत नहीं, इससे भी आंसर नहीं आ रहा। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3। अच्छा, मैंने 10 का पावर -3 तो लगाया ही नहीं, 0.18 डाल के रख रहा सिर्फ मैं। एक मिनट पूछा 18 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 200 13.61 माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा 0.20 खा जाएगा ये 0। चेक कर दो ऐसे है क्या, कैलकुलेशन सही है क्या? ये हो जाएगा 18 36 बराबर 1 माइनस 0.036 कितना होता देख, 1 माइनस 0.036 करो माइनस, कितना 0.964। अच्छा मल्टीप्लाई कर इसको अब, आ गया। तो एक वैल्यू मिस करने का जैसे गड़बड़ हो रहा था वो 13.1 में। चलो अब वो पहले वाले पे वापस आते हैं, जो दूसरे नंबर का। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो वापस से। A vertical column 50 centimeter long at 50 degrees Celsius balances another column of same liquid at 60 degrees Celsius. A vertical column 50 centimeter long at 50 degrees Celsius balances another column of same liquid 60 centimeter long at 100 degrees Celsius.
लिक्विड सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड इट इज, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आता है B इक्वल्स टू V0 1 प्लस गैमा डेल्टा T। ओके, जीरो डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, बस 2 मिनट। L50 कितना दिया हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या लेंथ थी इसकी? 50 सेंटीमीटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 60, 50/60, यानी कि क्या हो जाएगा 5/6। और अगर 5/6 हो गया तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसको, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता? 300 गैमा, 5 + 500 गैमा, 6 - 5 इज इक्वल्स टू 200 गैमा, गैमा इज इक्वल्स टू 1/200, 1/2 0.5, 0.0005 पर डिग्री सेल्सियस। आंसर देख क्या है, तो यही है क्या? चलो देखो जरा, मैंने क्या इमेजिन करके चला कि मान के चलो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा है कि वॉल्यूम एक्सपांशन का या फाइनल वॉल्यूम का मेरे पास फॉर्मूला है। गौर से देखना, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? V = V0 + गैमा डेल्टा T। V बोले तो फाइनल वॉल्यूम, V0 बोले तो इनिशियल वॉल्यूम, गैमा और राइज इन टेम्परेचर। गौर से देखिए, मैंने बोला कि मान के चलो आपका शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और बाद में टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस तक।
तो अगर ऐसी बात है तो मैं ये वाले फॉर्मूले को लिखूंगा। ये है वॉल्यूम एट 50 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस गैमा। अब राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो बोले आप कहाँ से कहाँ गए, 0 से 50 पे गए, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 50 माइनस 0 दैट इज 50। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ग्लास ट्यूब थर्मामीटर में जब गर्मी बढ़ती है तो आपका लिक्विड फैलने की कोशिश करता है, यानी वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर आजू बाजू उसको फैलने की जगह होती नहीं है, तो वो कहाँ बढ़ता है, फिर लेंथ वाइज बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि भैया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट। तो मैंने वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दिया। एरिया हो गया कैंसल, लेंथ 50 डिग्री सेल्सियस, लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस गैमा 50। वैसा ही मैंने कहा कि चलो फिर से सिचुएशन को इमेजिन करो, फिर से आप ऐसा मान के चलो कि शुरुआती दौर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और टेम्परेचर को आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए। सेकंड कंडीशन वही दी गई है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर से ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा मैं। ये है वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस गैमा 100 माइनस 0। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया तो कांस्टेंट रहता है तो इसीलिए कैंसिल हो गया, फॉर्मूला ऐसा बच गया। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा फॉर्मूला हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करो, तो ये हो गया लेंथ इन 50 डिग्री सेल्सियस अपॉन लेंथ इन 100 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस 50 गैमा 1 प्लस 100 गैमा। अच्छा 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे लेंथ कितना बोला है उसने क्वेश्चन में, 50 सेंटीमीटर। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे लेंथ कितना बोला उसने, 60 सेंटीमीटर। आया ना, 0 0 हो गया कैंसिल, बचा क्या फिर 5/6। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 6 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो 6 मल्टीप्लाई हुआ 50 के साथ तो 300। फिर ये आपका यहाँ ये जो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो यहाँ पर 5 आ गया, प्लस 5 मल्टी होगा 100 के साथ तो 500 गैमा। फिर आपने क्या करे, ये 5 को उधर ले गए, इसको इधर लेकर आए और आगे का कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा और आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपांशन। ओके, तो थर्मल एक्सपांशन की डीपीपी यहाँ कंप्लीट हुई। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमेट्री में अटकते लोग। सब कुछ 2-3 फॉर्मूले पर ही है, मगर घुमा फिरा के देता वो कंडीशंस।